गुड मॉर्निंग ईएच फैमिली एंड डॉक्टर्स। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज जो हमारी टॉपिक्स है वो मैं बाद में बात करूंगा। पहले हमारे टॉपिक से पहले मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करूंगा कि आप लोग के बार बार रिक्वेस्ट पे भी मैं उस यूट्यूब चैनल को बंद किया, क्योंकि मैं उसको असेंडिंग अरेंज में करना चाहता था। मैं उसको इस तरह से करना चाहता था हर आदमी को आसान हो। सारे उसमें जो भी वीडियो या फिर जो भी मैंने कंटेंट डाला था वो सब अप एंड डाउन हो गया था। मैं उसको तरतीब से करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए मुझे लगा कि एक नया यूट्यूब चैनल ही डाल दिया जाए और इसको सीक्वेंस में डाला जाए। इसको हर चीज़ को लाइन बाय लाइन डाला जाए, जिससे लोगों को समझ में आए। तो आप लोगों का प्यार मुझे फिर बराबर मिलता रहे, इसलिए मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया। और आपके प्यार और आपके एजुकेशन को बरकरार रखने के लिए मैं इसको आगे फिर ले चल रहा हूँ। तो आज हमने जो पहला चैप्टर चालू किया है, जिस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग पौधे की और औषधियों के तत्वों के बारे में जानें कि आखिर ये क्या है हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और हम लोग कैसे इस पर काम कर रहे हैं। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो प्रत्येक औषधि में कोई ना कोई ऐसा तत्व होता है जिसके कारण औषधि लाभ या हानि पहुंचाती है। ये सब हम लोग जानते हैं। इस तत्व को अलग अलग पैथी में अलग अलग नाम दिया गया है। यूनानी पैथी में इस तत्व को ज़हूर कहा गया है। आयुर्वेद में इस तत्व को सत कहा गया है। होम्योपैथी में इस तत्व को वाइटल फोर्स कहा गया है और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इस तत्व को ओड फोर्स कहा गया है। इस तत्व को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यह तत्व एक शक्ति के रूप में होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका बड़ा सटीक नाम दिया गया है ओड फोर्स। ओड फोर्स ओ सिंगल डी भी होता है, ओ डबल डी भी होता है। यहाँ हम एक बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दोनों ओड का अर्थ केवल भाषांतर है। दोनों ओड का अर्थ अकेला ही है, यानी कि अयुग्म, जिसका कोई जोड़ा न हो। संसार में केवल परमात्मा ही ऐसा है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, वही अयुग्म है और उसकी शक्ति ही ओड फोर्स है। यह शक्ति संसार की समस्त चीज़ों का व्याप्त है। जब तक यह शक्ति रहती है तब तक वस्तु और वस्तु संसार में रहता है। जब यह शक्ति वस्तु से समाप्त हो जाती है तो वस्तु भी विलीन हो जाती है। ये हम और आप सब लोग जानते हैं इस बात को। जैसा कि माना जाता है कि एक पेड़ के अंदर यह शक्ति जब तब तक विद्यमान रहती है जब तक कि वह पेड़ सजीव है, लेकिन यदि उसे काट दिया जाए तब भी वह शक्ति उसके अंदर मौजूद रहती है। उसकी छाल, पत्ती, फूल, जड़ सब कुछ शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। जब तक यह शक्ति मौजूद रहती है तब तक उन्हें औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि वस्तु ओड फोर्स से विहीन लगती है, तब भी उसमें शक्ति विद्यमान रहती है। अर्थात जब तक यह शक्ति रहती है वस्तु का अस्तित्व कुछ न कुछ बना रहता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या वह फोर्स परमात्मा की शक्ति है? उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए मेडिकल साइंस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जैसे हम लोग बार बार साबित कर रहे हैं। और आज भी एलोपैथी वाले लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे। किसी के लिए हमें उन चीज़ों का विवरण देना पड़े या उसको मेडिकल साइंस में मानने के लिए हमें कुछ उपयोग करना पड़े तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही जीवित होते हैं और रहते हैं। उनके जीने के लिए भी आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिना उनका जीवन नहीं चलता। हमारी तरह से वे भी एक्टिव हैं, जीवित हैं। इसके बिना उनका जीवन भी संभव नहीं है। यहाँ यह बात अलग है कि हमारी और उनकी अलग अलग तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जैसे हमारे शरीर में अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त आदि होते हैं, वैसे उनके शरीर में कुछ अलग तरह की ऐसी ही व्यवस्था होती है। इन सबको चलाने के लिए हमारे शरीर में विटामिन्स, एंजाइम, हार्मोन्स आदि होते हैं। वैसे उनके शरीर को चलाने के लिए भी ये सब चीज़ें कुछ अलग पाई जाती हैं। जब हमारे शरीर को कोई अंग कटता है तो इसमें वही चीज़ें पाई जाती हैं
जिन चीज़ों से शरीर पोषित होता है, जैसे एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, अस्थि, मज्जा, रक्त, मांस तथा खनिज इत्यादि। इसी तरह जब पेड़ पौधों का भी कोई भाग कट जाता है तो उसमें भी वही सारे तत्व मौजूद होते हैं जैसे पौधे जिससे पौधे पोषित होते हैं। उनके अंग में इन तत्वों के अलावा रंग, तेल, गंध, गोंद, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लकड़ी, खनिज, लेटेक्स आदि अनेक तत्व शामिल होते हैं। जब कोई औषधि तैयार की जाती है तब पौधों के उन तत्वों व भागों का उपयोग किया जाता है जिनका औषधि निर्देश होता है। उदाहरण के लिए जब कोई हार्मोन्स औषधि तैयार की जाती है होम्योपैथ के लिए, तो सबसे पहले उसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है। इस मदर टिंचर में लकड़ी, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, रंग, गोंद, तेल, लैक्टिक्स, खनिज आदि सभी सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि आयुर्वेद में इन्हें भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में पौधे के उन तत्वों को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जो डिस्टिल्ड वाटर में घुल सकती है और 37 डिग्री यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बनकर उड़ सकते हो। इसके अलावा दूसरे तत्वों का इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी पुष्टि निम्न प्रकार से की जाती है, लेकिन मेरे पास 3 तरह से पुष्टि करने के तरीके हैं जो मैं आपको एक एक करके रखूँगा। पहला, किसी पौधे में सुगंध उसके तेल में होती है। जब हम किसी पौधे को डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो तेल पानी में नहीं घुलता, जो थोड़ा बहुत धुल भी जाता है तो भाप बनकर कोहबेसन में नहीं उड़ सकता, क्योंकि तेल का बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे सर। फिर भी हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाष्पीकृत करते हैं, जिस पर सुगंधित तेल का वाष्पीकरण होना संभव नहीं होता। इस प्रकार प्राप्त अस्पेरिक एसेंस सुगंध रहित होती है, ऑर्डरलेस होती है। पॉइंट नंबर 2, जब किसी पौधे को डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो पौधा डिस्टिल्ड वाटर में कलर छोड़ता है, लेकिन जब हम कोहबेसन करते हैं तब वह कलर वाष्पित होकर उड़ नहीं पाता है। इसलिए अस्पेरिक एसेंस रंग रहित होती है यानी कलरलेस होती है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट जो जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। जब हम किसी पौधे को डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो उसमें उपस्थित अल्कलाइड्स डिस्टिल्ड वाटर में नहीं घुलते हैं। यदि कुछ मात्रा में घुलते भी हैं तो वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित नहीं हो पाते। इसी तरह पौधे में उपस्थित शुगर डिस्टिल्ड वाटर में घुल जाती है, लेकिन जब वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोहबेसन करते हैं तो इतने कम ताप पर शुगर भी वाष्पित नहीं हो पाती। इसलिए अस्पेरिक एसेंस स्वाद रहित होती है यानी टेस्टलेस होती है। इस प्रकार जैसे आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर तीनों पॉइंट बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में केवल पदार्थ औषधि तत्व के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर में घुल सकते हैं और कोहबेसन के भाप बनकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ सकते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की औषधि में इन तत्वों के अतिरिक्त कोई भी अन्य तत्व है तो उसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोग इतना कहने के बाद थोड़ी सी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा कुछ समझ पाए होंगे या फिर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया होऊंगा। थोड़ी सी मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पुराना यूट्यूब चैनल जो हेल्थ का चलता था उसको मैं बंद कर दिया हूँ सीरीज नहीं करने की वजह से। लेकिन मैं आपका दोस्त डॉक्टर फरदीन सिद्दीकी, मैं हर कोशिश करूँगा कि आपको हर तरह से हर नॉलेज से अवगत कराऊं और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हर एक पॉइंट को आपके सामने रखूं। इसी के साथ आज का ये ऑडियो क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स।